हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके के होते हैं। और इससे पहले वाले हमने वीडियो में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और डिमांड कैसे राइज हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और कुछ फैक्ट्स जाने थे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कितने तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दो तरीके का हम देखते हैं। बेसिक लेवल पे डिवीजन करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कौन बनाता है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाती है मतलब जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो फॉर्मेशन हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो उसका फॉर्मेशन जब हुआ तो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, फिर बाद में जाके 26 जैन 1950 को इनेक्टमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कम्प्लीटली। वैसे अगर बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी एक क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको भी क्या है 1787 के आसपास स्टार्ट हुआ लिखने का प्रोसेस, और टाइम के साथ ग्रुप ऑफ पीपल्स ने इसको लिखा था। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत आता है। ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें लिखने में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे ही कुछ टाइम लगा था। ठीक है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत आता है, ये एक दिन में नहीं हो जाता है काम। ठीक है। और ये कौन लिखता है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखती है। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखते हैं हम, तो उनको भी टाइम लगा लिखने में अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लेस फ्लेक्सिबल देन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमने कुछ प्रोविज़न लिख दिए हैं। ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, वो हमने लिख दिए हैं उसमें। प्रोविज़न लिखने के बाद क्या होता है, आर्टिकल्स हमने लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि टाइम के साथ वो आर्टिकल डिमांड में नहीं है, मतलब उस आर्टिकल का यूज़ नहीं है, वो सर्व नहीं कर रहा अपना पर्पस। ठीक है। तो उसको हमें चेंज भी कर सकते हैं। ये होना चाहिए ना, उसको हम चेंज कर सके, तभी तो वो सर्व करेगा पर्पस को, जो प्रेजेंट डिमांड है, जो करंट डिमांड है उसको। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब क्या है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रोविजन को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन होते हैं, वो प्रोविजन जो कि उस आर्टिकल को बदलने में कोशिश करे। ठीक है। तो वैसे ही हम क्या देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन हैं जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभार हम क्या देखते हैं कि जैसे कि हर प्रोविजन को चेंज करने में अलग अलग तरीके का मेजॉरिटी चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी। तो वैसे ही हम देखते हैं सबसे कठिन मेजॉरिटी जो होता है वो कौन सा होता है? स्पेशल मेजॉरिटी होता है। वो ले पाना बहुत मुश्किल होता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। अभी आप इतना याद ध्यान रखिए कि स्पेशल मेजॉरिटी पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। तो वो स्पेशल मेजॉरिटी पाना मुश्किल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसको हम बदलना चाहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के तहत, तो एक तरीके से वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो बेसिकली वो क्या हो गया, रिजिड हो गया, रिजिड टाइप हो गया एक तरीके से। मतलब आसानी से बदल नहीं सकता, वो फ्लेक्सिबल नहीं है टाइम के साथ। ठीक है। कि आसानी से हम उसको, गवर्नमेंट एक बिल लाई आराम से पास कर दिया सिंपल मेजोरिटी से, ऐसा नहीं हो सकता, वो रिजिड लॉ है। ठीक है। उसको टाइम के साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ बदल सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर पा रहे हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी नहीं है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चर वे में लिखा जाता है। जो जो चीज़ ज़रूरत है आपको, पहले तो बेसिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते कैसे हैं, एक ड्राफ्ट फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है उसको एक सिंक्रनाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसको फाइनल बुक के फॉर्म में या फिर किसी भी रिपोर्ट के फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो भी काम की चीज़ें हैं आप उसमें लिख देते हैं, जो भी गलत काम की चीज़ें नहीं है उसको आप निकाल देते हैं। एडिशन और रिमूवल, ये बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से स्ट्रक्चर वे देता है। ठीक है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए तो हर चीज़ आपको एक स्ट्रक्चर मैनर मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल अगर बात करें तो पहले जो है यूटी एंड स्टेट्स के बारे में बात किया जाता है, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट। ठीक है। ऐसे करके सब चीज़ आपको स्ट्रक्चर वे में मिलेगा। हर चीज़ के लिए, उसके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अपने अपने एक चैप्टर बना रखे हैं। ठीक है।
जो भी कोई भी कंट्री जो होता है, अगर उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक तरीके से सुप्रीम होता है, ठीक है। और उससे ऊपर कुछ नहीं, नहीं लेजिस्लेटिव, नहीं जुडिशरी, नहीं एग्जीक्यूटिव पावर, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है वो एक तरीके से सर्वोपरि माना जाएगा। वैसे ही हम क्या देखते हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है अडेप्टेबल होता है। अडेप्टेबल मतलब होता है कि वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज करते रहता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर उन्हें जो भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लगेगा कि चेंज करना है, जैसे कि बात करें कि आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 370 के बारे में आपने देखा हो, JNK के बारे में, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक तरीके से आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट के लिए, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी, उसको रिमूव करना चाहती थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको लॉ के साथ, बाय लॉ क्या किया, उसको हटा दिया वहाँ से। उसमें हम क्या देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट का डिमांड, जो गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से बाय लॉ हमने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, ये टाइम के साथ इसने अडेप्ट किया। जो भी अडेप्टेशन मतलब होता है कि आप अपने आसपास के चीज़ों से एक तरीके से सीखते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से ढल जाते हैं। तो वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, जो भी डिमांड था उस टाइम पे, ठीक है, 2019 में अगर बात करें, जो गवर्नमेंट का डिमांड था उसके हिसाब से उसने हम लोग को चेंज कर लिया, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, ये किसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको अल्टर कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और जो बेसिकली एक कोडिफाई होता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ठीक है। जो इंडियन और US कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम देखते हैं वो क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। वैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये एवोल्यूशन के तहत आता है, ठीक है। जैसे कि आइडिया, थॉट, ठीक है, इन सब को एक तरीके से ये इवॉल्व होते हैं, तब जाके हम क्या देखते हैं कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से आता है, ठीक है। और एक तरीके से इसमें कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कन्वेंशन होता है कि अनरिटन रूल जिसको हम मानते हैं, जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं तभी भी, ठीक है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हम देखते हैं कहीं कन्वेंशन से होता है, किसी के फिलोसफिकल थॉट से होता है, आइडियाज से होता है, इसमें हम ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हैं। और बेसिकली ये जो होता है ये सिस्टमेटिक मैनर में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अनरिटन चीज़ें हैं। आप कभी भी किसी भी चीज़ को करना चाहें तो उसको आप स्ट्रक्चर वे में लिख लीजिए कि मुझे ये करना है। उस तरीके से आप एक तरीके से उस काम को स्ट्रक्चर वे में कर सकते हैं, ठीक है, बाय प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर वे में मतलब कि जैसे कि आप, आपने खुद भी गौर किया हो अपनी लाइफ में, आपने कभी कोई काम किया हो और उसको आपने नहीं लिख के किया हो, अगर वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो आप उसको लिख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद करिए, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली आप करीब पहुंच जाएंगे, या फिर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि जो अनरिटन चीज़ है जिसको हम माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो वो चीज़ें मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक वे में नहीं होता, नहीं इसके पास कोई स्ट्रक्चर होता है। और उसमें हम क्या देखते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे भी होता है, ज़्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट को सुप्रीम आ जाता है, ठीक है। और जुडिशरी इसमें जो होता है इसका लिमिटेड पावर होता है, लिमिटेड रोल होता है जुडिशरी। जैसे कि यूके में हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, इसमें हम जो जुडिशरी है उसमें रोल उनका कम है, ठीक है। और ये बेसिकली कोडिफाई नहीं होते सिंगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड हो गया, सॉरी, इंग्लैंड ही हो गया, गलती से आ गया यहाँ पे। तो यूके और न्यूजीलैंड हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड में हम क्या देखते हैं कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से था। और बेसिकली जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली वो उसको अगर ट्रेस करें हम, तो मैग्ना कार्टा से लिया गया है। मैग्ना कार्टा मतलब 1215 में, बेसिकली 13th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं क्या कि रूल बनाया गया था, किंग उस टाइम थे तो उन्होंने रूल बनाया था, उससे इंस्पिरेशन लेके जो अभी का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का वो बनाया गया है। वैसे ही हम देखते हैं जो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका अपना अपना एक लिमिटेशन होता है। वो किस फॉर्म में लिमिटेशन होता है, जैसे कि बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का,
ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखें, इंडियन या फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्होंने बहुत टाइम लिया अपने लिखने के लिए, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में बहुत टाइम लगा। और बेसिकली ये स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशन, जैसे कि आपको बाई लॉ अगर मॉडिफाई करना है कॉन्स्टिट्यूशन को तो बाई लॉ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं। तो बाई लॉ वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। कहीं पर आपको सिंपल मेजोरिटी से वो भी हो जाएगा, कहीं पर आपको स्पेशल मेजोरिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम होता है कभी कभार। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि इफ़ टाइम प्रोविजन नॉट चेंजेस मे नॉट सर्व द पर्पस, अगर हम टाइम के साथ हम क्या देखते हैं, जो प्रोविजन होता है वो नहीं चेंज करते हैं, तो एक तरीके से वो पर्पस सर्व नहीं करता। जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, अगर उस हिसाब से लॉ नहीं रहेगा, उस हिसाब से कानून नहीं रहेगा, तो वो वो कानून एक तरीके से नल एंड वॉइड होना चाहिए, बेसिकली कोई काम का नहीं है। तो इस उसमें हम क्या देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी खामियाँ होती है। और कभी कभार हम क्या देखते हैं, जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग पावर है, उस एबिलिटी है, उसको स्लो कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। जिससे कि हम क्या देखते हैं कि इनएफिशिएंसी हो जाता है कभी कभार गवर्नमेंट के डिसीजन में, ठीक है। गवर्नमेंट अब पूर्ण तरीके से डिसीजन नहीं ले पाती पूरे तरीके से, ठीक है। और बेसिकली जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, किसके, सिटीजन्स के, ठीक है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख के बात करें, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें फंडामेंटल राइट एक चैप्टर बनाया हुआ है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जो सिटीज़न है, जो इंडियन सिटीज़न है या फिर जो फॉरेनर है, उनके भी राइट को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। वैसे ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें हम, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये इम्प्रेसाइज और अनक्लियर होता है। इम्प्रेसाइज और अनक्लियर मतलब कि जैसे कि इसमें आपने देखा कि आपका एक परफेक्ट विजन क्या है, ठीक है। मतलब आप जाना कि रास्ता आपका डेस्टिनेशन किधर की तरफ है, ठीक है, वो उसमें क्लियर नहीं होता है। और जिससे कि हम क्या देखते हैं, कई बार गवर्नमेंट में इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। और इफेक्टिवनेस कभी कभार हम क्या देखते हैं, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर बात करें यूके, ठीक है। यूके क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट चाहेगी वही होगा। उसमें पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और उसने लॉ बनाया, उस लॉ को हम सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के जो जुडिशरी, हाईएस्ट लेवल जुडिशरी है, वहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से पार्लियामेंट ही वहाँ पे क्या हो गया, सुप्रीम हो गया, ठीक है। जिसमें हम क्या देखें, पार्लियामेंट मतलब जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का एक तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगी विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से थोड़ा बहुत इफेक्टिवनेस की तरफ जाता है, ठीक है, कंपेरेटिवली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोसेस के तहत किसी भी चीज़ को लाना होता है। अगर यहाँ पे मान के चलिए वो लॉ आपने पास भी कर लिया, लेकिन अगर जुडिशरी ने फिर स्ट्रक डाउन कर दिया तो उसमें भी प्रॉब्लम है आपका। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इंस्टेबिलिटी रहता है। बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर वे नहीं है, आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है कहाँ जाना है, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर केस में क्या देखते हैं, इंस्टेबिलिटी होता है, ठीक है, कहाँ पे, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। और बेसिकली जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो सिटीजन्स के क्लियर नहीं होते, क्योंकि जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट पे एक परफेक्ट चैप्टर बना रखा है, लेकिन इसमें हम देखें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में बात करें, तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा बेसिकली चैप्टर नहीं है जो कि डेडिकेटेड है किसके लिए, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी कहाँ होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है वो बेसिकली अनरीजनेबल होता है। जैसे कि उसमें बात करें, जैसे कि नॉट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द फेडरल यूनिट, ठीक है। जो पावर शेयरिंग होता है उसमें हम क्या देखते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द पावर होता है वो सेंटर अपने पास रखने की कोशिश करता है। जिससे कि हम क्या देखते हैं, जो फेडरल यूनिट होता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट जो होता है, उनके पास ना के बराबर पावर होता है, और सेंटर कभी भी वो पावर छीन सकता है सेंटर से। उसमें हम क्या देखते हैं, डेलीगेट करता है अपने पावर को बिहाफ ऑफ सेंटर, द स्टेट एंड द फेडरल यूनिट कैन गवर्न द एरिया, ठीक है। उसमें हम देखते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे एक तरीके से ना के बराबर पावर होता है। पावर शेयरिंग मैकेनिज्म बहुत ही सेंट्रिक होता है, सेंटर के तरफ सेंट्रलाइज्ड वे में होता है, जो कि सेंटर को एक तरीके से फेवर करता है, ठीक है।
तो ये लिमिटेशन थे हमारे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये हमने देखा कि जो क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस खाने में आता है, वो तो आपने देख लिया। ठीक है, और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेहतर तरीके से आने वाले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।